नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका साथी गुरु दोस्त ओम प्रकाश ढाल पीक इंस्टीट्यूट के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हम लोग कार्बन और उसके यौगिक वाला पाठ पढ़ रहे हैं और ये पाठ हमारा नज़दीक ही है अब पूरा होने के। मेरे हिसाब से अंतिम 2 वीडियो और बनेंगे, फिर पाठ पूरा हो जाएगा। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है हाइड्रोकार्बन यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएँ। आप सभी जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो यौगिक बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन जो रासायनिक अभिक्रियाएं देंगे वो मोटा मोटी 4 तरह की है जो हमारे सिलेबस में है। पहली अभिक्रिया है दहन, यानी ये जलते कैसे हैं। दूसरी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। तीसरी अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया संयोजन। और अंतिम अभिक्रिया है प्रतिस्थापन। ये 4 तरह की अभिक्रियाएं हैं। आइए अब सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया है दहन। दहन का मतलब होता है जलना। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं ये सारे के सारे अच्छे ईंधन हैं। कारण क्योंकि ये जलते हैं और जल करके हमें ऊर्जा देते हैं। भाई केरोसिन, जब हम छोटे थे तो हमारे बचपन में एक खास प्रकार का चूल्हा हुआ करता था जिसमें हवा भर भर के खाना बनता था। वो प्रेशर से केरोसिन जो है वो वाष्प बन जाता था या बहुत छोटी बूंदों के रूप में निकलता था और उससे खाना बनता था। और आज जितनी भी गाड़ियाँ चल रही है पेट्रोल डीजल से, LPG से, CNG से, और खाना जो बन रहा है वो LPG से बन रहा है, ये सारा क्या है? ये हाइड्रोकार्बन ही तो है। हमारी जितनी भी इकोनॉमी चल रही है वो हाइड्रोकार्बन पे चल रही है वर्तमान में। और सरकार ये चाहती है कि धीरे धीरे ये हाइड्रोकार्बन से शिफ्ट हो जाएं और हाइड्रोफ्यूल एनर्जी पे आ जाए या मान लीजिए कि सोलर एनर्जी पे आ जाए। तो जब इनको जलाया जाता है तो ये अच्छी ऊर्जा देते हैं, ऊष्मा देते हैं, CO2 गैस देते हैं, जल देते हैं। सरकार क्यों चाहती है कि इनका उपयोग कम किया जाए? क्योंकि ये जो निकलने वाली गैस है ना, ये गैस वायुमंडल को गर्म रखती है और वायुमंडल गर्म होने की वजह से ही बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलते हैं, बाढ़ आती है और हम इसको विज्ञान की भाषा में कह देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो जाहिर सी बात है कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स जितने भी हाइड्रोकार्बन जल रहे हैं ये गैस ज़्यादा बनाएंगे तो वायुमंडल गर्म रहेगा और धरती रहने लायक नहीं रहेगी। जब आप कार्बन को जलाते हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो CO2 गैस और ऊष्मा बनती है। ये हमने सीधा कार्बन का दहन किया है। अब अपन हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। ये है CH4 मीथेन गैस है। जब मीथेन गैस को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो वही CO2 गैस और जल बनता है, साथ में ऊष्मा बनती है। यदि आप एक यौगिक और देखते हैं, ये एथेनॉल है, शराब में पाए जाने वाला एक घटक है हाइड्रोकार्बन का, C2H5OH। जब इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो ये भी CO2 गैस, H2O और ऊष्मा देती है। इस तरीके से ये मोटा मोटी 3 समीकरण हमारी बुक में है। इनको आप याद कर लें, तैयार कर लें। अच्छा, जैसे ये टॉपिक पूरा होता है आगे बुक में अलग से कॉलम बना के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला तो ये दिया गया है कि कुछ ईंधन तो ज्वाला देते हैं जलने पर और कुछ ईंधन ज्वाला नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए प्यारे बच्चों, जितने भी ईंधन होते हैं अगर वो अकेले तो नहीं हाइड्रोकार्बन है, वो कई तरह के घटकों से मिलकर बने होते हैं। उनमें मिश्रण होता है कई पदार्थों का। कुछ पदार्थ जल्दी वाष्प बनते हैं, कुछ पदार्थ देरी से बनते हैं। ऐसे ईंधन जिनमें वाष्पशील कंपोनेंट ज़्यादा पाए जाते हैं वो तुरंत प्रभाव से ज्वाला देंगे, क्योंकि वाष्पशील कंपोनेंट जलेगा और जलेगा तो वो हमें जलता हुआ ऊपर उठता हुआ दिखेगा। तो हमें जो ज्वाला दिखती है बेसिकली वो वाष्पशील घटकों के जलने से दिखती है। और ऐसे ईंधन जिनमें ये वाष्पशील घटक कम पाए जाते हैं वो ज्वाला नहीं देंगे। जैसे गाय का गोबर है, जब उसको जलाओगे तो वो उसमें वाष्पशील कंपोनेंट कम पाए जाते हैं, इसलिए वो उतनी ज्वाला नहीं देता है। वो जलेगा पर धीमी आँच के साथ जलेगा। अच्छा, हम सभी मारवाड़ के वासी हैं। हम लोग अपने घरों के अंदर जब बाबा रामदेव जी का, बालाजी का, माता जी का जब जोत करते हैं घर में, तो हम ये करते हैं कि भाई गायों का जो सूखा गोबर है उसको हम जला करके, अर्ध जला करके और अच्छी तरह से एक पात्र में सजाते हैं। फिर घी की कुछ बूंदें डालते हैं। जैसे ही घी की कुछ बूंदें डालते हैं जोत प्रकट हो जाती है। तो यहाँ विज्ञान का कारण तो मैं बता देता हूँ कि जो घी है वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन है और वो वेपोरेबल कंपोनेंट वाला ज़्यादा है। तो जैसे ही वो अंदर की गर्मी महसूस होता है वो भाप बन के उड़ता है और जलने लग जाता है, ज्वाला प्रकट हो जाती है और हमें ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। मूलतः धार्मिक कारण ये है कि जो अग्नि है उसको हमने देवता माना हुआ है और जिस भी देवता से हम अपना तार जोड़ना चाहते हैं अग्नि बीच में हमारे संदेश को लेकर जा रही है। चलिए आगे चलते हैं। जीवाश्म ईंधन कैसे बने, ये क्वेश्चन भी कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा। मैं एकदम संक्षिप्त में बता देता हूँ। देखिए, हज़ारों साल पहले कोई भी जीव जंतु जो मर करके गहरे पानी में नीचे दब गए या मिट्टी के नीचे दब गए, सदियां बीतती गई और उनके ऊपर मिट्टी चढ़ती गई। भारी मिट्टी के आवरण के नीचे दबने की वजह से उच्च ताप और उच्च दाब की वजह से नीचे बायोकेमिकल रिएक्शन होती है और उसकी वजह से वो जो भी बॉडी है, लकड़ी है या जो भी जीव है वो पिघल जाता है और वो धीरे धीरे एक क्रूड ऑयल, कच्चा तेल बन जाता है और वही है पेट्रोलियम।
फॉसिल फ्यूल, और उसी पेट्रोलियम को बाद में शुद्धिकरण करके उसको प्रभाजी आसवन किया जाता है। अलग अलग गलनांक और क्वथनांक के आधार पर उसको गर्म किया जाता है और गर्म करके उसके अंदर से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, बेंजीन, कोल तार, बिटुमीन जैसी बहुत सारी चीज़ें निकलती है। ठीक है। दहन देखने के बाद अपन लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखते हैं। पार्ट 1 में ऑक्सीकरण अभिक्रिया बहुत डिटेल से पढ़ाई गई है, आप वहाँ से जाकर के पूरा वीडियो समझ सकते हैं। यहाँ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे ही ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो जब हम ये देखते हैं कि जब अभिक्रिया हमारे पास शुरू हुई तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 1 है, जब अभिक्रिया खत्म हुई तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गई है। इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा जुड़ रही है। क्रिया कारक में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरी बात और एक, हाइड्रोजन का निकलना। बिल्कुल देखो, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन निकला है और यहाँ जल बन गया है ये, तो इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन की भी कमी हुई है। तो ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। हुआ क्या है, एथेनॉल जो है हमारा, जब उसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है, ये कोष्टक में ऑक्सीजन का मतलब है नवजात ऑक्सीजन। आप O2 भी लिख सकते थे, नवजात ऑक्सीजन भी लिख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। और ये क्या करती है, गौर करना भाई, एक हाइड्रोजन यहाँ से लेके उड़ जाती है तो जल बन गया और उसी खाली जगह पर जाके खुद जुड़ती है। इस प्रकार से एसिटिक अम्ल बना है। अगर आप एल्डिहाइड लेते हो और उसका ऑक्सीकरण करवाते हो तो यह भी सीधा जाकर के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जुड़ता है और यह भी बनता है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन यौगिकों का ऑक्सीकरण करने से नए हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाते हैं। अब आइए, अब हम हमारी तीसरी अभिक्रिया देख लेते हैं, जिस अभिक्रिया का नाम है योगात्मक अभिक्रिया। योग का मतलब होता है जुड़ना। इस अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोकार्बन में सीधा सीधा हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम भी है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। अच्छा, ये अभिक्रिया बहुत मज़ेदार है, तो आइए इसको आनंद से समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली ये क्या है, ये डालडा घी बनाने की अभिक्रिया है। डालडा घी, डालडा तो एक ब्रांड है, वनस्पति घी कहा जा सकता है। ये वनस्पति के जो तेल होते हैं, जैतून का तेल, सरसों का तेल, उस तेल के अंदर निकिल या पैलेडियम जैसे धातु उत्प्रेरक की मौजूदगी में जब हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो ये हाइड्रोजन गैस सीधे इसमें जुड़ जाती है। पहले ये तेल होते हैं, ये असंतृप्त होते हैं और बाद में हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं इनमें और यह ठोस या अर्ध ठोस घी का रूप देते हैं। रहता ही अभी भी तेल ही है और ये वनस्पति घी बन जाता है। तो ये क्या काम आता है बच्चों, ये मिठाई बनाने के या पकवान बनाने के काम आ रहा है। ये एक प्रकार से, अच्छा, इसका उपयोग हो रहा है क्योंकि ये सस्ता है। भाई जहाँ देसी घी बहुत महंगा मिलता है, 550-600 रुपये लीटर है, ये हमारा इतना महंगा नहीं है भाई। ये 1 लीटर में ये 2 आ जाएगा। मुझे एग्जैक्ट भाव नहीं पता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि ये लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता है और सस्ता होता है, इसलिए इसका उपयोग होता है। परंतु हाँ, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक नहीं है। इसके अंदर ट्रांस फैट ज़्यादा पाए जाते हैं जो धीरे धीरे हृदय की धमनियों को ब्लॉक कर देते हैं, मोटापा भी ज़्यादा पैदा करते हैं। तो वैसे हमारा देसी घी ही खाने के लिए अच्छा होता है, ऊर्जा अच्छी देता है। पर विज्ञान ये कहता है घी चाहे देसी हो चाहे डालडा हो साहब, अंततः वो नुकसान ही करेगा। अतः उसकी सीमित मात्रा प्रयोग करें और 40 के बाद घी, तेल, नमक, चीनी आदि चीज़ें कम कर दें और शारीरिक एक्टिविटी ज़्यादा रखें तो व्यक्ति लंबा जीता है। तो पुनः देखिए, ये एक असंतृप्त है तेल और जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया है निकिल की उपस्थिति में। ये उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक ऐसे यौगिक, ऐसे तत्व हो सकते हैं जो कि स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं और ये दोनों हाइड्रोजन एक यहाँ जुड़ता है, एक यहाँ जुड़ता है और हमें उत्पाद प्राप्त होता है। तो योगात्मक अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ये कई बार उत्प्रेरक से पूछ लेते हैं और अभिक्रिया तो कई बार पूछी हुई है। अब आइए अंतिम हमारी अभिक्रिया जिसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं, मजेदार अभिक्रिया। आपको विस्थापन याद है, पहले पाठ वाले विस्थापन में ये था कि एक प्रबल अभिकारक दूसरे दुर्बल को उसकी जगह से हटा रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बिल्कुल, ये क्लोरीन जो है वो प्रबल है, परंतु मेरे प्यारे बच्चों ये चरणबद्ध तरीके से होता है। मतलब जब एक बड़े पात्र में मीथेन गैस और क्लोरीन गैस को आपस में मिलाया जाता है, अभिक्रिया करवाई जाती है। ये क्योंकि दोनों गैस है अतः इनको गर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये सूरज की रोशनी में भी क्रिया कर लेती है। ये जो तीर का निशान है सूरज की रोशनी का प्रतीक है। जब सूरज की रोशनी की गर्मी भी मिलेगी ना तो ये अभिक्रिया करने लग जाते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन निकल जाएगा HCl के रूप में और पहला उत्पाद प्राप्त होगा CH3Cl। कुछ मिनटों बाद में इसी CH3Cl के अंदर मौजूद क्लोरीन और अभिक्रिया करेगी, एक HCl और निकलेगा और इस बार प्राप्त होगा CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन। इसका नाम था है क्लोरोमेथेन, इसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन। 10 मिनट और अभिक्रिया चलेगी तो इस बार एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा और इस बार प्राप्त हुआ है ट्राइक्लोरोमेथेन। इसे क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, बेहोश करने की दवा है ये। और अगर 10-15 मिनट अभिक्रिया और चले तो ये हाइड्रोजन भी यहाँ से निकल के HCl बन जाता है और क्लोरीन जुड़ता है। इसकी वजह से ये प्राप्त होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। यह अग्निशामक के तौर पे काम आता है और विद्युत का चालक होता नहीं है, तो जहाँ पर बिजली घर में या विद्युत उपकरणों में आग लगी होती है वहाँ पर ये आग बुझाने के काम आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको दोबारा देख लें कि
मेथेन गैस में क्लोरीन की अभिक्रिया होने पे क्लोरीन एक हाइड्रोजन से जुड़ करके HCl बनती है, और क्योंकि यहाँ दो में से एक क्लोरीन तो ये आ गई और दूसरी क्लोरीन यहाँ जुड़ के CH3Cl बन रही है। ये हमारा मेथिल क्लोराइड है। कुछ किताबों में इसको क्लोरोमेथेन लिखा है, वो भी सही है, दोनों ही नाम ठीक है। अच्छा, CH3Cl प्लस Cl2, इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया जो जितनी देर चलेगी हमें 4 तरह के उत्पाद प्राप्त होंगे। यह अभिक्रिया, इसके अंदर उत्पाद एक प्राप्त नहीं होता, मिश्रण प्राप्त होता है और अलग अलग समय सीमा के अनुसार अलग अलग उत्पाद प्राप्त होता है। इसका मतलब है पहले ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है। इसलिए किश्तों में बनते हैं। अभिक्रिया का नाम भी प्रतिस्थापन है, एक एक करके विस्थापित हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए वीडियो मैं बंद करता हूँ। शुभ रात्रि। खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। 10वीं ज़िंदगी में बार बार नहीं दोगे, उसकी मार्कशीट यादगार बनाओ और कोशिश करें। विज्ञान विषय में पढ़ने तो आपको सारे ही हैं, पर विज्ञान में नियमितता रखें। मैं जो रोज़ वीडियो चढ़ा रहा हूँ उसको देख लिया करो और उसके बाद अपनी किताब को रिवाइज ज़रूर किया करो। गुड नाइट।